हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, पंजाब कॉमर्स लेक्चरर एग्जामिनेशन आपका धीरे धीरे पास आ रहा है और आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए एक नया सीरीज जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक अकाउंटिंग का है और अकाउंटिंग के हम 20 40 50 60 नहीं, पूरे 100 सवाल सॉल्व करने वाले हैं। टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने पिक किया है, जो हम आज सॉल्व करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हमने रिसेंटली जो आपका यूपी पीजीटी टीजीटी कॉमर्स 2026 का पेपर हुआ था, उसके सवालों को भी इनकॉर्पोरेट किया, ताकि आपको पता चले कि अभी रिसेंटली कैसे सवाल एग्जामिनेशंस में पूछे जा रहे हैं। आइए फटाफट से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा लाइक इस वीडियो पे जरूर करना, ताकि आपका जो प्यार है वो हम तक पहुंच जाए। एंड प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप अपकमिंग पंजाब कॉमर्स लेक्चरर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो एवर स्टडी क्लासेस इसके लिए मल्टीपल कोर्सेज ऑफर करता है। अगर आपको डिटेल में पढ़ाई करनी है तो आपके पास डिटेल कोर्स अवेलेबल है। अगर अभी समय आपको कम लग रहा है तो डिटेल कोर्स में आपको रिवीजन क्लासेस मिलते हैं, जिससे आप अपना रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारा जो क्वेश्चन बैंक वाला कोर्स है उसको भी अलग से परचेज कर सकते हो। A company's memorandum of association permits issue of share capital up to rupees 1 crore. Out of this, 70 lakh has actually been issued and subscribed. The rupee 1 crore figure represent the companies. Options are authorized capital, paid up capital, issued capital और reserve capital. देखो, जो आपका मैक्सिमम कैपिटल एक कंपनी रेज कर सकती है, दैट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल, और इस केस में ये 1 करोड़ है। एक्चुअल में इससे कम इशू हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, ऑथराइज्ड कैपिटल। इसको नॉमिनल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। X Limited issued 10,000 equity shares of rupees 10 each at rupees 12 per share. The rupees 20,000 received as premium is shown in the company's balance sheet under. तो जनाब, इस केस में आपने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। 10 रुपए का शेयर है बट आपने 12 पे इशू किया, यानी कि 2 रुपीज का प्रीमियम है। तो जो प्रीमियम आपने टोटल 20,000 का कलेक्ट किया, इसे आप अपनी बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? इट विल बी शोन एज अ पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये आपका बोरोइंग नहीं है, करंट लायबिलिटी नहीं है, इसको आप अलग से शो करेंगे एज रिजर्व एंड सरप्लस। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। In the books of the hire purchaser, the asset acquired under hire purchase is recorded at. तो कई बार आप एसेट लमसम कैश पेमेंट करके खरीदने की बजाय हायर परचेज पे खरीदते हो, जिसमें आपकी रेगुलर पेमेंट्स जाती रहती हैं। तो इस केस में यहाँ पे आप अपनी किताबों में एसेट को रिकॉर्ड कर लेते हो बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। एसेट को आप अपनी किताबों में रिकॉर्ड करते हो, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो। तो रिकॉर्ड किस पे करेंगे? देखो, आपका जो यहाँ पे प्राइसेस होते हैं, दो मेन प्राइस होते हैं, वन इज कैश प्राइस, अदर इज हायर परचेज प्राइस। जो हायर परचेज प्राइस होता है, इसके अंदर कैश प्राइस के साथ साथ इंटरेस्ट का एलिमेंट भी ऐड किया जाता है। तो इंटरेस्ट को आप सेपरेटली रिकॉर्ड करते हो। जो आपका एसेट है, इट इज रिकॉर्डेड एट कैश प्राइस ओनली। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। A trader bought furniture for rupees 10,000 in cash and machinery for 15,000 by check on the same day. To record both transactions through one journal entry, he should pass. अब दो ट्रांजेक्शंस है, इनको आप एक जर्नल एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो ऐसी जर्नल एंट्री जिसके थ्रू आप एक से ज्यादा ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो, दैट इज रेफर्ड टू एज अ कंपाउंड एंट्री। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। After preparing all his ledger accounts, an accountant lists their debit and credit balance on a single statement on 31st March to test their arithmetical accuracy. This statement is. तो आपने अपने लेजर अकाउंट्स को क्लोज किया और जो भी बैलेंसेस आए आपने उनको एक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लिया। डेबिट क्रेडिट सारे बैलेंस आ गए और आप चेक कर रहे हैं कि डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर हैं कि नहीं है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है कि नहीं है। तो जनाब, ये जो आप चीज कर रहे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग अ trial balance. So correct answer is going to be option number C. At the time of dissolution of a partnership firm, the stock appearing in the books at rupees 50,000 is transferred to realization account. The stock will be transferred at. तो पार्टनरशिप फर्म का जब डिसोल्यूशन हो रहा था, आपकी किताबों में 50,000 का स्टॉक हमें दिख रहा था। अब इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कौन से वैल्यू पे इसको ट्रांसफर करेंगे? मार्केट वैल्यू,
कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन करंट सेलिंग प्राइस ₹50,000 और दी बुक वैल्यू। स्टॉक पे डेप्रीसिएशन का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। जितने भी आपके एसेट्स होते हैं आपकी किताबों में, डिसोल्यूशन के समय आप उन सभी एसेट्स के अकाउंट को बंद करना चाहते हैं, तो जो भी उनकी बुक वैल्यू होगी उसी वैल्यू पे आप उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और इसीलिए आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बुक वैल्यू का बनेगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी appearing in the trial balance is shown in। अब ट्रायल बैलेंस में अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी दे रखा है, तो इट मींस कि आपने इसको अपने परचेसेस में ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया है। अब आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेकर जाएंगे, केवल और केवल ये आपकी बैलेंस शीट में आएगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। A buyer purchased machinery under hire purchase system. Cash price of the machinery is 1 lakh. Hire purchase price including interest is 1,20,000. In the books of the purchaser, depreciation should be charged each year on। अब 1 लाख रुपए का मशीन का कैश प्राइस है और 1,20,000 जो है वो आपका हायर परचेज प्राइस है। तो जनाब ये जो कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस का जो डिफरेंस होता है, ₹20,000 का जो डिफरेंस है, दैट इज बेसिकली योर इंटरेस्ट। अब आप अपनी किताबों में एसेट को बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे और 1 लाख जो कैश प्राइस है उस पर रिकॉर्ड करेंगे, और इसी अमाउंट पे आप अपना डिप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट के ऊपर आप डिप्रीसिएशन नहीं चार्ज करेंगे, आप एसेट की जो एक्चुअल कॉस्ट है 1 लाख उसी पर डिप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। A joint venture is essentially regarded as, options are temporary partnership for a specific business, sole proprietorship, cooperative society, permanent partnership। देखो जो आपका जॉइंट वेंचर होता है वो यूजुअली किसी किसी स्पेसिफिक काम के लिए कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए आप फॉर्म करते हो, तो इट इज इन द नेचर ऑफ अ टेम्पररी पार्टनरशिप जो किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपने किया है। जब आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा तो आप ये जॉइंट वेंचर को वाइंड अप कर देंगे। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। On dissolution of a firm, the general reserve of rupees 60,000 is to be distributed between partners X and Y who share profits in 2:1. X share of the reserve is। तो आपका जनरल रिजर्व 60,000 का है और इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे X और Y के बीच में। अब X और Y के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 2:1। तो X को कितना मिलेगा? 60,000 का 2/3 मिलेगा। सो दैट इज गोइंग टू बी 40,000। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। P, Q, and R are partners sharing profits in 4:3:2. R retires and his share is taken over by P and Q in the ratio 2:1. The capital accounts of P and Q will be debited for R's share of goodwill in the ratio of। तो जनाब इस केस में आपके पास P, Q और R तीन पार्टनर थे। अब R रिटायर हो चुका है और उसका शेयर P और Q गेन कर रहे हैं और गेनिंग रेशियो आपका 2:1 है। अब जिस रेशो में आप गेन कर रहे हैं उसी रेशो में आप आर को गुडविल का कंपनसेशन देंगे। तो जनाब गुडविल का जो कंपनसेशन है वो भी इस 2:1 की रेशो में ही जाएगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। An accountant first writes a transaction chronologically in one book and later transfers it to relevant accounts in another book। In this workflow, the first book is। तो आपने एक ट्रांजैक्शन अपनी किताबों में रिकॉर्ड करी और फिर आप उसको आगे अकाउंट्स में ले गए। तो पहली कौन सी किताब है जिसमें आपने अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया? तो पहली आपकी किताब यूजुअली जर्नल होती है और इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। Which of the following books is maintained for recording only credit sales of goods? तो आप बहुत सारी अलग अलग सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते हो जिसमें अलग अलग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो केवल अगर आपका क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स है तो आप उसे कौन सी किताब में रिकॉर्ड करेंगे? तो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आपका रिकॉर्ड होता है आपके सेल्स बुक के अंदर। अगर आपका कैश सेल ऑफ गुड्स होता तो आप उसे अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करते, और यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। Which of the following is regarded as book of original entry? ऑप्शंस हमारे पास हैं कैश बुक, लेजर, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बेसिकली आपकी वो बुक है जिसमें किसी ट्रांजैक्शन को आप पहली बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इनमें से आपका जो कैश बुक है इट इज वन ऑफ द सब्सिडरी बुक्स जिसको आप बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में इंक्लूड करते हो। जो आपका कैश बुक है ये जर्नल और लेजर दोनों का काम करता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कैश बुक का बनेगा।
A trader purchased a machine under hire purchase agreement by paying a down payment and agreeing to pay 3 annual installments. He takes possession of the machine immediately, but legal ownership passes to him only on. Options are payment of last installment, death of the seller, payment of the down payment, signing the agreement. तो आपका जो हायर परचेज एग्रीमेंट रहता है उसमें आपको पोजेशन तो इमीडिएटली मिल जाता है बट लीगल ओनरशिप आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट पे ही ट्रांसफर होती है. सो करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए. During the year, the proprietor withdrew rupees 10,000 from his business for personal use. In the year and balance sheet, this withdrawal will. Options are increase reserve, increase net profit, reduces capital, decrease total liabilities. तो प्रोप्राइटर ने 10,000 विड्रॉ किया बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए. तो इस विड्रॉल से प्रोप्राइटर का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो यहाँ पे कम हो जाएगा. प्रॉफिट तो बढ़ने वाला नहीं है, रिजर्व्स भी बढ़ने वाला नहीं है. सो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का बनेगा. A fluctuating capital account method shows. तो पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो तरीके, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपका एक ही कैपिटल अकाउंट है और उसी में सारी ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करते हैं. आपके प्रॉफिट, लॉसेस, इंटरेस्ट, ड्राइंग्स सब कुछ इसी में आता है. ऑप्शंस हैं प्रॉफिट्स ओनली, ड्राइंग्स ओनली, कैपिटल एंड ऑल करंट एडजस्टमेंट्स कैपिटल ओनली. तो आपके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ओनली ओनली वाले तो नहीं आएंगे क्योंकि इसमें बहुत कुछ आता है. तो कैपिटल के अलावा इसमें बहुत सारी करंट एडजस्टमेंट्स भी जो हैं वो भी आप करते हैं. सो एप्रोप्रिएट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी. The double entry system is based on the principle that every transaction has. Options are 2 aspects, 3 aspects, 4 aspects, 1 aspect. तो डबल एंट्री सिस्टम बेसिकली आपको बोलता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं और इसीलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, 2 aspects. The balance in the forfeited shares account before the reissue of shares is generally shown under शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और करंट लायबिलिटीज. तो आपका जो फोरफिटेड शेयर्स का बैलेंस है, आपने जब तक शेयर्स को रीइश्यू नहीं किया आप अपनी शेयर कैपिटल के अंदर ही उसे अलग से शो करते रहते हैं. सो करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे जो बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय अ क्लब फ्रॉम इट्स मेंबर्स इज ट्रीटेड एज. तो सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में मिल गया तो बेसिकली आपके लिए एक लायबिलिटी बन गया. सो करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का बनेगा. An insurance premium of rupees 6,000 relating to the next accounting year was paid in cash on 31st March 2025. While preparing the financial statements as at 31st March 2025, this rupees 6,000 will appear as. Options हमारे पास हैं expense in the P&L account of the current year, reserve under capital reserve, current asset on the asset side of the balance sheet, current liability on the liability side. तो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया अगले अकाउंटिंग ईयर के लिए, तो ये बेसिकली आपका प्री पेड इंश्योरेंस हो गया और ये आपका एक एसेट बन जाएगा, करंट एसेट बन जाएगा और इसीलिए आप इसको अपनी एसेट साइड पे शो करेंगे एज करंट एसेट. आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी. A firm treats the purchase of stationery worth rupees 500 as a fixed asset and shows it under office equipment in the balance sheet instead of charging it to the profit and loss account. This error is one off. तो फर्म ने यहाँ पे स्टेशनरी परचेज किया 500 का और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, इसको पी&एल अकाउंट में लेकर जाना चाहिए था बट आपने इसको फिक्स्ड एसेट बना लिया, अपनी बैलेंस शीट में शो किया. तो एक एरर आपने जो कमिट किया, दिस इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहां पे आप रेवेन्यू को कैपिटल शो कर रहे हैं, कैपिटल को रेवेन्यू शो कर रहे हैं, तो दिस इज रॉन्ग. करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए. A shareholder paid in advance the future call of rupees 3 per share on 1,000 shares allotted to him. The rupees 3,000 received by the company is shown in its balance sheet as. तो एक शेयर होल्डर ने अपने कॉल्स का पैसा एडवांस में ही कंपनी को दे दिया. सो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एडवांस बेसिकली कंपनी के लिए एक लायबिलिटी बन जाएगा क्योंकि जो फ्यूचर में पैसा उसको मिलना था आज ही मिल गया, एडवांस में मिल गया, इट इज अ लायबिलिटी. तो आप इसको शो करोगे एज अ करंट लायबिलिटी ऑन द लायबिलिटी साइड. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. A trader purchased machinery for rupees 50,000 by cash. The correct double entry treatment is. तो मशीनरी परचेज किया तो मशीनरी अकाउंट जो है उसको डेबिट करेंगे 50,000 से और कैश से पे किया तो टू कैश, कैश को क्रेडिट करेंगे 50,000 से. सो करेक्ट एंट्री इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी.
A commercial bank receives a fresh primary deposit of rupees 1000 with a legal reserve ratio of 20%. The maximum total deposits the banking system can create through the single primary deposit are. तो आपके पास जो रिजर्व रेशो दे रखा है वो 20% का दे रखा है, और 20% का अगर आपका रिजर्व रेशो है तो इसके बेसिस पे अगर आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करें कि 1000 का जो डिपॉजिट है इसको डिवाइड कर दें इस लीगल रिजर्व रेशो से विच इज 20%, तो आपका निकल कर आ जाएगा कि आप कितने डिपॉजिट्स इससे मैक्सिमम क्रिएट कर सकते हो। जो आपके बैंक्स हैं वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं, और यही चीज बेसिकली यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है। सो इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, इट इज गोइंग टू बी 5000. Correct answer is going to be option number B. The two methods of bookkeeping are single entry and dash. So very simple, एक single entry system है और दूसरा आपका double entry system है. So correct answer is going to be option number A. The ledger is also known as the book of. Options are original entry, statistics, memorandum और final entry. अब जो लेजर है आप उसको बोलते हो बुक ऑफ फाइनल एंट्री, क्योंकि ओरिजिनली जो आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया था वो जर्नल में किया था, और अब इन ट्रांजैक्शंस को आप क्लासिफाई करके फाइनली अपने लेजर में रिकॉर्ड कर रहे हो, अकाउंट वाइज आप रिकॉर्ड कर रहे हो। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। शेयर्स इशूड एट अ प्राइस हायर देन फेस वैल्यू आर सेड टू बी इशूड एट। तो अगर आप शेयर्स को इशू कर रहे हो फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू कर रहे हो तो इसका मतलब है आप उनको प्रीमियम पे इशू कर रहे हो। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। The journal records transactions in options are chronological order, alphabetical order, numerical order और random order. देखो जो आपका जर्नल है वो आपकी ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करता है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस, जो पहले अक्कर हुई उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो बाद में अक्कर हुई उसको बाद में रिकॉर्ड करेंगे। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। Bookkeeping refers to options are auditing of accounts, interpretation of final data, recording of financial transactions, forecasting of the profits. तो अगर हम बुक कीपिंग की बात करते हैं इट इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और इसीलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। बुक कीपिंग का स्कोप कम है और अकाउंटिंग का स्कोप आपका ज्यादा होता है। अकाउंटिंग के अंदर आपका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट भी आ जाता है। कैरेज ऑन परचेसेस इज डेबिटेड टू विच अकाउंट। तो आप जो कैरेज पे कर रहे हैं और ये परचेसेस पे कर रहे हैं, तो बेसिकली जो आपका सामान आ रहा है, इनवर्ड जो सामान आ रहा है उसके ऊपर आप कुछ कैरेज पे कर रहे हैं, तो कौन से अकाउंट में लेकर जाएंगे? ट्रेडिंग, पी&एल, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। देखो कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट में तो नहीं आएगा क्योंकि एक खर्चा है, आपको ट्रेडिंग या पी&एल में से डिसाइड करना है। जो परचेजेस के ऊपर आप कैरेज पे करते हो, जो आपका फ्रेट इनवर्ड भी होता है, वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनता है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। Debtors at year end stand at rupees 50,000. The firm decides to create a provision of 4% on debtors for doubtful debts. The journal entry for creating this provision is. ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। देखो आपको डेटर्स पे 4% प्रोविजन क्रिएट करना है, तो 50,000 का 4% जो है दैट इज गोइंग टू बी रुपीज 2,000। एंड ये जो 2,000 का प्रोविजन आप क्रिएट कर रहे हैं आप इसको पी&एल अकाउंट के थ्रू क्रिएट करेंगे, पी&एल अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सो करेक्ट आंसर हमारे पास जो यहाँ पे बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। X Limited issued shares of rupees 10 face value at rupees 15 each. The accounting treatment of the rupees 5 premium per share is. तो आपने 5 रुपीज प्रीमियम पे शेयर्स को इशू किया, तो ये प्रीमियम आपका जो है ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा। सो करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। Which of the following books is both a book of original entry and a part of ledger? Cash book, journal proper, sales book और purchase book। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है उसके अंदर आप फर्स्ट टाइम किसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो और फिर उनको क्लासिफाई करके आप लेजर में डाल देते हो। बट जो आपका कैश बुक होता है, कैश बुक का जो फॉर्मेट रहता है इट इज वेरी मच सिमिलर टू योर कैश अकाउंट की तरह आप इसे बनाते हो। तो अगर आप ये कैश बुक बना रहे हो तो आपको अलग से कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और लेजर दोनों बोला जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। A company forfeited 100 shares of rupees 10 each on which it had received rupees 6 per share. तो 10 रुपए का जो था वो शेयर था और इस पे 6 रुपए कंपनी को मिला है
₹4 कंपनी को नहीं मिला तो कंपनी ने इनको फोरफीट कर लिया और ये ₹6 को जब्त कर लिया होगा, फोरफीचर अकाउंट में डाल दिया होगा। अब इन शेयर्स को जब री इशू करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो? मैक्सिमम डिस्काउंट आप शेयर फोरफीचर वाला ही दे सकते हो, ₹6 का ही दे सकते हो। तो डिस्काउंट 6 दे सकते हो तो मिनिमम कितना पैसा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा? मिनिमम आपको ₹4 तो कलेक्ट करना ही पड़ेगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट साइड ऑफ विच अकाउंट? देखो जब आप अपना इनकम स्टेटमेंट बनाते हो विच इज बेसिकली योर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, तो यहां पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आप निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आपका यहां पे ऐसे निकल कर आता है डेबिट साइड पे, और आप इसको नीचे पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देते हैं। सो इट इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। A and B are partners sharing profits in 3:2. They admit C for a 1/5 share which he acquires equally from A and B. C brings rupees 50,000 as premium for goodwill in cash. A and B will share the rupees 50,000 in the ratio of. तो इस केस में आप देख सकते हैं कि सी जो है 50,000 लेकर आ रहे हैं एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये ए और बी को दिया जाएगा उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में, और हमें सवाल में ऑलरेडी गिवन है कि वो इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जो सी का शेयर है वो इक्वली आ रहा है ए और बी से, तो जो प्रीमियम है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोनों में। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, 1:1 इक्वली। The accountant of a sports club prepares a statement that summarizes all cash and bank receipts and all cash and bank payments during the year, irrespective of whether they relate to current accounting period or not. This statement is called. तो स्पोर्ट्स क्लब का जो अकाउंटेंट है उसने पूरी समरी बना दी है, इसमें सारे रिसीट्स सारे पेमेंट्स आ रहे हैं कैश और बैंक के किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के हों। इस स्टेटमेंट को क्या बोला जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो माय डियर फ्रेंड्स दिस इज गोइंग टू बी योर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि इसमें सारे रिसीट्स और सारे पेमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। A and B are partners with capitals of 50,000 and 30,000 but have no written agreement on profit sharing. At the year end, the firm earned a profit of 40,000. Each partner's share will be. तो देखिए अब यहाँ पे आपके कैपिटल्स अलग अलग हैं बट आपका प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट्स को आप इक्वली डिवाइड करते हैं, इक्वली शेयर करते हैं, तो ये 40,000 आपका इक्वली 20,000 के फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पे हमारे पास सवाल है व्हाट इज एन एडजस्टमेंट एंट्री? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। एंट्री टू ब्रिंग अकाउंट्स अप टू डेट, एंट्री दैट करेक्ट्स अ मिस्टेक, एंट्री दैट कैंसल्स प्रीवियस ट्रांजैक्शन, एंट्री दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। तो माय डियर फ्रेंड्स एडजस्टमेंट एंट्रीज यूजुअली हम साल के एंड में करते हैं जब हमें कुछ एक्सपेंसेस को या कुछ इनकम्स को एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे लेट्स सपोज आपकी कुछ सैलरी या कोई और एक्सपेंस आपका ड्यू था जिसको अभी तक आपने पे नहीं किया है, तो आप एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं और उस एक्सपेंस को अपनी किताबों में रिकॉर्ड कर लेते हैं एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आप अपने अकाउंट्स को अप टू डेट लाने के लिए एडजस्टमेंट एंट्रीज का यूज करते हो। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। अगर कोई मिस्टेक करेक्ट करने के लिए एंट्री हो रही है तो उसे आप यूजुअली रेक्टिफिकेशन एंट्री का नाम देते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन ए का ही रहेगा। सवाल है व्हाट इज अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर आप जितने भी पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल अकाउंट बनाते हो और उस कैपिटल अकाउंट के अंदर पार्टनर्स का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है और चीजें जो पार्टनर्स को बिलोंग करती हैं आप डालते रहते हो। ऑप्शंस हमें दिए हैं अकाउंट रिफ्लेक्टिंग अ पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट इन द पार्टनरशिप, अकाउंट शोइंग ड्रॉइंग्स ओनली। अब देखो ड्रॉइंग्स तो आती हैं बट ओनली शब्द से गलत हो जाता है। अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल एक्सपेंसेस ऑफ अ पार्टनर, अकाउंट फॉर लोन्स रिसीव्ड बाय द पार्टनरशिप। अब सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो यहाँ पे बन रहा है ऑप्शन नंबर ए का बन रहा है, क्योंकि ये जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो दिखाता है कि पार्टनर का कितना पैसा पार्टनरशिप में लगा हुआ है, और ये जो कैपिटल अकाउंट है ये पीरियोडिकली अपडेट भी होता रहता है, उसका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट अपडेट होता रहता है क्योंकि उसमें प्रॉफिट का शेयर ऐड ऑन होता रहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड ऑन होता रहता है, और ड्रॉइंग्स का जो अमाउंट है वो यहाँ पे रिड्यूस होता रहता है। सो वी कैन से
कि पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो उसका एक नेट इन्वेस्टमेंट दिखाता है कि कितना पैसा उसने पार्टनरशिप में लगा रखा है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। Interest on capital in a partnership is options A appropriation of profit, asset of the firm, liability always, charge against the profit। अब पार्टनरशिप के अंदर आप एक तो पी एंड एल अकाउंट बनाते हो और दूसरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो आप तैयार करते हो। जो आपका पी एंड एल अकाउंट है आप उसमें वो सारे खर्चे दिखाते हो जो कि आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो खर्चे आपको अपने पी एंड एल में शो करने ही करने हैं। और अगर आपको पी एंड एल में प्रॉफिट होता है तो आप उसमें से कुछ एप्रोप्रिएशंस कर सकते हो। तो ये एप्रोप्रिएशंस तभी होते हैं जब आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। और ये जो एप्रोप्रिएशंस है इसमें आपने रिजर्व में ट्रांसफर करना है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो ये सारी चीजें इसी के अंदर आ जाती हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है जो कि आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको देखने को मिलता है। इट इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर ये इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो इट वुड हैव बीन अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बट क्योंकि ये लोन का इंटरेस्ट नहीं है तो ये एप्रोप्रिएशन ही रहेगा। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। Which of the following is not a component of financial statements for a company? ऑप्शंस आर सेल्स लेजर, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर बैलेंस शीट। आप किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे तो उसमें आपका इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे। और मैं अज्यूम करता हूं कि आपको मालूम है कि जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं वो कौन से शेड्यूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाई जाती हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ। आई एम अज्यूमिंग ये चीज आपको मालूम है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सेल्स लेजर जो है वो बनेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। Which of the following accounts normally carries a debit balance? इनमें से कौन सा अकाउंट है जिसका आपको यूजुअली डेबिट बैलेंस ही देखने को मिलता है? ऑप्शंस आर एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या फिर सेल्स अकाउंट। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं अपने लायबिलिटी अकाउंट की, तो लायबिलिटी जो मेरे पास रहते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस है, कैपिटल इज आल्सो लायबिलिटी, उसका भी क्रेडिट बैलेंस है, सेल्स इज माय रेवेन्यू, माय इनकम, और इनकम का भी क्रेडिट बैलेंस ही होता है। जो आपके एसेट्स और जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहां पे सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट बेसिस इज कंसिस्टेंट विद द फेयर वैल्यू कंसेप्ट। तो आज के समय में ये जो फेयर वैल्यू का कंसेप्ट है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। कहा जाता है कि आपको अपनी बैलेंस शीट में जो एसेट्स को दिखाना है वो फेयर वैल्यू पे दिखाना है। और जो हमारा पुराना हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला फंडा था उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ सुधार की जरूरत है और फेयर वैल्यू के ऊपर आजकल ज्यादा जोर दिया जाता है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस में आपको बी, सी और डी इनमें हिस्टोरिकल कॉस्ट का रेफरेंस देखने को मिल रहा है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट और फेयर वैल्यू ये आपस में कंसिस्टेंट नहीं होंगे और बचता है आपके पास ऑप्शन नंबर ए विच टॉक्स अबाउट करंट कॉस्ट एंड रियलाइजेबल वैल्यू। तो करंट कॉस्ट को देखना चाहिए और एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू को देखना चाहिए। उसके बेसिस पे आपको किसी भी एसेट को मेजर करना चाहिए एज पर द फेयर वैल्यू कंसेप्ट। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। शेयर प्रीमियम अकाउंट एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट आर। ऑप्शंस आपको यहां पे दे रखे हैं। रेवेन्यू रिजर्व, बताइए क्या ये रेवेन्यू रिजर्व है? रेवेन्यू रिजर्व वो होते हैं जो कि आपने नॉर्मल अपने रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से अपने पी एंड एल अकाउंट में से बना रखे हैं, किसी भी पर्पस के लिए आप उनको यूज कर सकते हैं। तो जनाब ये वाले तो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। कैपिटल रिजर्व बट शुड बी शोन सेपरेटली इन द बैलेंस शीट। तो क्या ये कैपिटल नेचर के रिजर्व्स हैं? जी हाँ, ये कैपिटल नेचर के रिजर्व्स हैं। देखो यहाँ पे तो नाम में भी कैपिटल ही आ रहा है। और इन रिजर्व्स को अपनी बैलेंस शीट में आप अलग से डिस्क्लोज करते हो क्योंकि इनके यूजर्स स्पेसिफाई किए हुए हैं। आप इनको केवल इनके स्पेसिफाइड यूजर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी का जो आंसर है वो यहाँ पे सही बनेगा। सी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, जो कह रहे हैं ये रेवेन्यू या कैपिटल रिजर्व कुछ भी नहीं है। डी कह रहे कैपिटल रिजर्व है तो इनको कैपिटल रिजर्व के साथ ऐड कर देना चाहिए। नहीं, इनको आपको अलग से शो करना जरूरी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही यहां पे बनेगा। इन अ पार्टनरशिप प्रॉफिट्स आर शेयर्ड एज पर द डीड। तो जो आपके पार्टनरशिप डीड में रेशो है उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रॉफिट्स को शेयर करते हो।
Which accounting concept governs this and which ratio measures partners capital efficiency? Capital efficiency मतलब कि आपने कितना अच्छे से कैपिटल को यूटिलाइज किया अपने रिटर्न अपने प्रॉफिट्स को जनरेट करने में। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। एग्रीमेंट कंसेप्ट, अब देखो आपको लगेगा यार एग्रीमेंट तो कोई कंसेप्ट होता ही नहीं, और मेरे हिसाब से भी नहीं होता। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बट हाँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो बिल्कुल यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने जो कैपिटल लगाया था उसके ऊपर कितना रिटर्न आपको मिला, तो कैपिटल एफिशिएंसी तो ये दिखाता है। एग्रीमेंट कंसेप्ट वैसे कोई है नहीं, बट अगर आप इस क्वेश्चन से रिलेट करें तो क्वेश्चन आपको यही कह रहे हैं कि एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एज पर द पार्टनरशिप डीड आप अपने प्रॉफिट्स को शेयर करोगे। तो हाँ आप इसको कुछ एग्रीमेंट कंसेप्ट बोलना चाहो तो बोलने में कुछ गलती लग नहीं रही है, तो ये हमें सही लग रहा है। बाकी भी देख लेते हैं एक बार। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड डेट इक्विटी रेशो, ये तो नहीं होगा। एंटिटी कंसेप्ट एंड करंट रेशो, ये तो नहीं होगा। रियलाइजेशन कंसेप्ट एंड प्रोप्राइटरी रेशो, ये भी नहीं होगा। रिटर्न की बात तो केवल ए में ही हो रही है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए का ही बनेगा। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में आपके पास शेयर इशू है, लिस्ट टू में आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस है। शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम, shares issued at a discount, redemption of debenture by conversion, redemption of debentures by purchase in the open market। तो टर्म्स कंडीशन से मैच करते हैं। तो अगर आपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया तो आपका जो प्रीमियम है वो आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, तो ए आपका 3 से मैच करेगा। शेयर्स इशूड एट अ डिस्काउंट, तो शेयर्स को अगर आपने डिस्काउंट पे इशू करना है तो उसके प्रोविजंस रिस्ट्रिक्टेड है। इशू एट डिस्काउंट इज रिस्ट्रिक्टेड अंडर द कंपनीज एक्ट, और स्पेसिफिक केसेस में अलाउड है जैसे स्वेट इक्विटी, तो ये आपका सेकंड से मैच होगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय कन्वर्जन, तो अगर आप डिबेंचर्स को कन्वर्ट करके रिडीम कर रहे हो इट मींस आप डिबेंचर्स को शेयर्स या फिर नए डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, सो इट इज गोइंग टू मैच विद 4। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय परचेज इन द ओपन मार्केट, तो ओपन मार्केट में आप परचेज कर रहे हो अपने डिबेंचर्स को, वैसे रिडीम कर रहे हो, तो आप इसे मैच कर सकते हो 1 से, विच इज सेइंग कि कंपनी अपने डिबेंचर्स को बाय बैक कर रही है बिफोर मैच्योरिटी। और ये वाली जो मैचिंग है आपकी ये ऑप्शन नंबर डी में बन रही है, सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। अरेंज द स्टेप्स इन द इशुएंस ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी, तो कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसमें क्या स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं, आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इनविटेशन टू द पब्लिक, रिसीट ऑफ कॉल मनी। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इशू करोगे, लोगों को इनवाइट करोगे कि कंपनी के शेयर्स खरीदो, ये सबसे पहले आएगा। फिर लोगों से एप्लीकेशन मनी आएगा, आप लोगों को शेयर्स अलॉट कर दोगे और उसके बाद आपको कॉल मनी मिलेगा। सो सी ए बी डी, यानी कि मेरा जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। Provision for doubtful debts is made in the final accounts. Which principle supports this? And which forecasting tool helps estimate future credit sales? अब ये तो कुछ ऐसा पूछ रहे हैं जो आपने बहुत 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 बार पढ़ा होगा कि जो भी प्रोविजंस आप बनाते हो वो अपने प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बनाते हो, तो यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। और साथ में आपका यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस आ रहा है, तो रिग्रेशन एनालिसिस बिल्कुल एस्टिमेशन के लिए प्रेडिक्शन के लिए आप इस्तेमाल करते हो कि अगर आपके पास एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो आप यहाँ पे रिग्रेशन के हिसाब से अपनी जो एस्टिमेशन है वो कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नंबर सी का जो है वो बन जाएगा। While making the trading and profit and loss account, जब आप अपना ट्रेडिंग P&L अकाउंट बना रहे होते हो तो जनाब पूछ रहे हैं only nominal accounts are transferred to the trading and P&L account, only real accounts are transferred to trading and P&L account, all nominal and real accounts are transferred to trading and P&L account, only nominal accounts and opening stocks are transferred to the trading and profit and loss account। So my dear friends, जो आपके रियल अकाउंट होते हैं वो एसेट और लायबिलिटी से जुड़े होते हैं, तो वो तो आपके बैलेंस शीट में जाएंगे ना कि पीएनएल में। नॉमिनल अकाउंट आपके खर्चों वाले इनकम वाले होते हैं तो बिल्कुल ट्रेडिंग पीएनएल में जाएंगे। नॉमिनल अकाउंट के साथ साथ आपका जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी आपका ट्रेडिंग पीएनएल में ही जाता है, इसका जो ट्रीटमेंट रहता है ट्रेडिंग पीएनएल में जाता है, उससे फिर ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकलता है इवेंचुअली। तो आपका जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। The cost of an advertisement is generally classified as,
डायरेक्ट एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो एडवर्टीजमेंट देने का जो आपका खर्चा है, ये आपके पास एक सेलिंग का खर्चा है। आप एडवर्टीजमेंट देते हो सामान को बेचने के लिए, सो इट इज अ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। यहां पे हमारे पास सवाल है, संक कॉस्ट आर, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर कॉस्ट, कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, नॉट रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। देखो, संक कॉस्ट आपके पास वो कॉस्ट है जो आपने ऑलरेडी इनकर कर दी है, वो खर्चा, वो पैसा जो आपका संक हो गया, डूब गया, अब ये आपको वापस से रिकवर नहीं होगा। तो इनको डिसीजन लेते समय आपको नहीं अकाउंट फॉर करना चाहिए, दे आर नॉट रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। सो करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। A small shopkeeper, using only a cash book and a list of debtors, finds that he cannot prepare an arithmetically verified trial balance at year end. This is because his bookkeeping system. अब छोटा शॉपकीपर है, केवल कैश बुक और कुछ डेटर्स की लिस्ट मेंटेन करके बैठा हुआ है, क्या वो ट्रायल बैलेंस बना सकता है? उसके लिए पॉसिबल नहीं है ट्रायल बैलेंस बनाना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के लिए तो आपको लेजर अकाउंट सभी चाहिए, उनके डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस होंगे, तभी ट्रायल बैलेंस बनेगा। बट उसने तो केवल कैश बुक और कुछ डेटर्स की लिस्ट बनाई हुई है, तो जनाब उसके लिए तो पॉसिबल नहीं है। उसका कारण क्या है? यूजेस टू मैनी सब्सिडरी बुक? नहीं जी। रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन? तो हाँ, ये कुछ हद तक रीजन है। इज लीगली प्रोहिबिटेड? तो लीगली तो ऐसा कोई प्रोहिबिशन नहीं है। डज नॉट रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। तो ज्यादा बेटर आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर डी का बनेगा कि उसने सारी ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड नहीं किए, और यही आपका सिंगल एंट्री सिस्टम का सबसे बड़ा लिमिटेशन बनता है। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा इक्वेशन करेक्ट है वो आपको बताना है। देखो, आपके जो एसेट्स हैं वो लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होते हैं, इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोला जाता है, और ये चीज हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रही है। सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। Ram has assets of rupees 10,000 and liabilities of rupees 2,000. His capital will be. A very simple question. आपका जो assets हैं they are equal to liabilities plus capital. अगर आपके assets 10,000 हैं, liabilities 2,000 है, तो capital would be the balancing figure, that is 8,000. So answer is going to be option number B. In the absence of a partnership deed, the interest on capital. Options are not allowed, allowed at 6% per annum, allowed at 10% per annum, allowed at the borrowing rate. अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं लगने वाला। सो आपका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इट इज नॉट अलाउड। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो बताइए जी, क्या क्या इवेंट्स होंगी, किस ऑर्डर में होंगी? तो अगर हम यहां पे देखें, तो सबसे पहले इन इवेंट्स में से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बनाया जाएगा। पी एंड एल अकाउंट आप बनाएंगे, पी एंड एल अकाउंट में से जो आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा वो जाएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। यहाँ पे पार्टनर्स का जो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह दिया जाएगा, और ये फाइनली आपका पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। और कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस होंगे दे आर अल्टीमेटली गोइंग टू बी टेकन टू द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो सबसे पहले आपका पी एंड एल अकाउंट है, फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, फिर कैपिटल अकाउंट है, और फिर आपका बैलेंस शीट है, सी बी ए डी। करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी यहां पे बनेगा। What will be the right sequence of events for the forfeiture and reissue of shares? तो जब आप शेयर्स को फोरफिट करके रीइश्यू करते हैं, तो क्या इवेंट्स आपकी रहती हैं, किस सीक्वेंस में रहती हैं, यू हैव टू टेल। तो जनाब सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले कॉल पे डिफॉल्ट आपको देखने को मिलेगा कि किसी पर्सन ने अपना कॉल का पैसा नहीं चुकाया, और फिर आप उसके शेयर फोरफिट कर लोगे, उन शेयर्स को फोरफिट करके री इशू करोगे, और जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। सो बी ए सी डी, करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। XYZ Limited issued a prospectus inviting applications for 2,000 shares. Applications were received for 3,000 shares and a pro rata allotment was made to the applicants of 2,400 shares. तो आपके पास 3,000 shares के एप्लीकेशन आए, और इसमें से आपने 600 को तो आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, 2,400 वालों को आपने शेयर्स अलॉट किए। कितने अलॉट किए 2,400 वालों को? 2,000 यहाँ पे आपने अलॉट कर दिए। Ram has been allotted 40 shares. How many shares he must have applied for? अब राम को अलॉटमेंट तो हुआ है
40 शेयर्स उसको अलॉट हुए हैं, तो कितनों के लिए उसने अप्लाई किया होगा, दिस यू हैव टू टेल। तो अगर आप यहाँ पे रेशो देखोगे, द रेशो अगर आप निकालोगे तो 6:5 के रेशो में अलॉटमेंट हुआ है, और ये रेशो अगर आप यहाँ पे भी अप्लाई कर दो तो ये रेशो के हिसाब से आपका यहाँ पे जो निकल कर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 48। आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, 40 इंटू 2400 डिवाइडेड बाई 2000, ऐसे आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। ये कैलकुलेशन जब आप करोगे जनाब, तो भी जो आपका आंसर है वो 48 ही निकल कर आएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेड। देखो जो डिबेंचर है इट इज बेसिकली अ लोन, और इसका जो इंटरेस्ट है वो आपका फिक्स रहता है, तो इंटरेस्ट इज पेड एट अ प्री डिटरमाइंड रेट। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। सेल्स इज इक्वल टू, सेल्स किसके बराबर है ये आपसे पूछ रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस नेट प्रॉफिट। तो जनाब बेसिकली जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आप निकालते हैं दैट इज योर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो आप कह सकते हैं योर ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू योर सेल्स, और इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। Fixed variable cost classification has a special significance in the preparation of cash budget, master budget, flexible budget और capital budget। तो जनाब जब आप अपना फ्लेक्सिबल बजट बना रहे होते हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, और हर लेवल ऑफ आउटपुट पे यू हैव टू चेक कितना कॉस्ट फिक्स रहेगा और कितना वेरिएबल होगा, और इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, फ्लेक्सिबल बजट। The concept of marginal cost is closely related with ऑप्शंस है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट। तो आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपका किससे रिलेटेड है, मार्जिनल कॉस्ट आपका वेरिएबल कॉस्ट से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट में बेसिकली आप यही देखते हैं कि जब आप एक यूनिट और बनाएंगे तो आपके कॉस्ट में कितना वेरिएशन आएगा, कितना चेंज यहाँ पे आएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट इज बेसिकली योर वेरिएबल कॉस्ट, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी का बन जाएगा। In budgeting, what does a master budget encompass? Only the sales budget, comprehensive set of budgets including production, sales and cash budget, production budget alone, only the cash flow budget। अब देखो मास्टर बजट है तो उसमें केवल सेल्स बजट, केवल प्रोडक्शन बजट, केवल कैश फ्लो बजट तो आएगा नहीं। मास्टर बजट है तो इसमें सब चीजें समा जाएंगी, इसमें आपके सारे बजट समा जाते हैं, आपकी बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आ जाती हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यहां पे बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बजट्स शुड बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट, इनमें से कौन सा बजट सबसे पहले बनाना चाहिए, प्रोडक्शन बजट, मास्टर बजट, परचेज बजट या फिर सेल्स बजट। देखो सबसे पहले आपको सेल्स वाला बजट बनाना चाहिए ताकि आपको पता लगे कितने सेल्स होने वाले हैं, उसके हिसाब से आप अपना प्रोडक्शन करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, और फिर अपना कंसोलिडेटेड मास्टर बजट तैयार करेंगे। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। A statement of source and application of funds is a technical device designed to analyze the changes in the financial condition of a business enterprise between two dates. This is known as बैलेंस शीट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें आपके सोर्सेज भी आ रहे हैं और एप्लीकेशन ऑफ दी फंड्स भी आ रहे हैं, और आपको पता चल रहा है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसमें क्या चेंज आ रहा है बिटवीन टू डेट्स। तो ये कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे होने वाली है। देखो वैसे तो फाइनेंशियल कंडीशन बैलेंस शीट से पता लगती है, बट क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, तो ये वाली चीज तो आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट से जानने को मिलेगी। और इस फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे हम वर्किंग कैपिटल का जो चेंज आया है इन द बिजनेस उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं थ्रू दिस स्टेटमेंट, जिसमें आपको सोर्सेज एप्लीकेशंस अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे बनेगा। Which of the following factors is not taken into account for calculating exact amount of depreciation? तो depreciation compute करना उसमें कौन सा factor relevant नहीं है। Estimated selling price of the asset, estimated scrap value at the end of useful life, estimated useful life of the asset, cost of the asset including expenses for installation, commissioning, trial run, etc. देखो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आप एसेट की कॉस्ट में से आप उसकी रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू को माइनस करते हो और डिवाइड करते हो उसकी यूजफुल लाइफ से। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू आपको चाहिए होता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा।
The dash of the project is the present value of the future expected cash flows divided by the initial outlay. तो क्या बोल रहा है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश इनफ्लोस डिवाइडेड बाय द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है आपके प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का. बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला यहाँ पे आपको दे रखा है जी. तो आंसर अगर हम बात करें क्या बनेगा, वो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे बनेगा. What does the term deficit means in reference to non-profit organization? देखो, अगर हम नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का P&L अकाउंट बनाते हैं ना, तो उसमें प्रॉफिट या फिर लॉस निकल कर आता है. बट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम प्रॉफिट लॉस वाली टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करते, क्योंकि ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई गई. इनके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, प्रॉफिट की जगह हम सरप्लस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और लॉस की जगह हम डेफिसिट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. तो डेफिसिट का मतलब है कि अगर आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसीट से, और ये चीज हमें जो देखने को मिल रही है वो ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रही है जी, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम. चलिए सवाल है जी, मिस्टर शुक्ला स्टार्टेड अ बिजनेस एंड डिड नॉट मेंटेन द फाइनेंशियल बुक्स अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम. He introduced fresh capital of rupees 13,000 and withdrew rupees 10,000 for personal use. His assets and liabilities were creditors आपको दे रखे हैं, डेटर्स दे रखे हैं, कैश दे रखा है. आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर यहाँ पे निकालना है जी. तो देखो जी, इन्होंने प्रॉपर किताबें तो मेंटेन नहीं करी, बट इनके ईयर एंड के कुछ बैलेंसेस गिवन है, तो इससे ईयर एंड की एक बैलेंस शीट बन सकती है, जिससे ईयर एंड की कैपिटल आपको पता लग जाएगी. तो ईयर एंड पे आपके जो बैलेंसेस हैं उसमें आपको कैश दे रखा है जी 24,980 का. आपको डेटर दे रखे हैं जी 125,600. इसका टोटल आप फटाफट लगाइए क्या बनेगा. और दूसरी साइड आपको क्रेडिटर दे रखे हैं जी. टोटल दोनों साइड का सेम होगा, दोनों बराबर टोटल होंगे जी. क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 90,000 की. और जो टोटल आपको मिलेगा, इससे आप अपना बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं कैपिटल का. अगर आप ये कैपिटल का फिगर निकालेंगे, इट वुड कम आउट टू 60,580. या आपका कैपिटल निकल कर यहाँ पे आ जाएगा. दोनों साइड का आप टोटल निकालेंगे ना, तो दिस इज गोइंग टू बी 150,580 के अराउंड ही आएगा दोनों साइड, जहां तक मुझे लग रहा है. आप एक बार खुद से भी कंप्यूट कीजिएगा जी. एंड यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल अपने को पता लग गया. ओपनिंग में जनाब ने 13,000 बिजनेस में डाले थे और साल भर में 10,000 की ड्राइंग्स भी कर ली. क्लोजिंग में 3,000 होना चाहिए था, बट है कितना, 60,580. तो बीच का जो भी डिफरेंस है 57,580, ये उन्होंने प्रॉफिट कमाया जी. और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा. Consider the following items of current assets and arrange them in the order of liquidity. तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में अरेंज करना है. ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी मतलब कि जो सबसे ज्यादा लिक्विड है उसे पहले रखिए और फिर बाकी जो कम लिक्विड है उनको आप रखिए. तो कैश इन हैंड तो कैश ही है, सबसे ज्यादा लिक्विड तो यही होगा. इसके बाद कैश एट बैंक आ सकता है. इसके बाद आपके डेटर्स आ जाएंगे, क्योंकि डेटर से आपको कैश मिल जाएगा. इसके बाद आएगा क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि स्टॉक से पहले डेटर्स बनेंगे, फिर डेटर से जाकर कैश मिलेगा, तो सबसे ज्यादा कम लिक्विड तो स्टॉक ही है. तो इसीलिए हमारी जो सीक्वेंसिंग यहां पर बनेगी 2 3 4 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 की बनेगी. Which of the following are the fundamental accounting assumptions? तो हमारे पास 3 fundamental accounting assumptions रहती हैं जी. going concern, consistency और accrual. ये 3 assumptions हमारे पास रहती है और यही हमें 3 1 2 3 के अंदर देखने को मिल रही हैं जी. तो ये फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions हमारे पास वो रहती हैं जिनको एज्यूम किया जाता है, आपने किताबों में फॉलो किया हुआ है, चाहे आप इनके बारे में मेंशन करें या ना करें. अगर आप इनको नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आपको स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा. तो आंसर में ये तीनों आएंगे और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का रहेगा. Which of the following is not true about capital reserve? तो अगर आपके पास कुछ कैपिटल रिजर्व पड़े हुए हैं तो उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है. इट कैन बी यूज टू इशू बोनस शेयर, बिल्कुल कर सकते हो. इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, जी हाँ. इट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, नहीं, डिविडेंड इनसे नहीं बांटा जा सकता. डिविडेंड तो आप रेवेन्यू प्रॉफिट से ही बांट सकते हो. इट कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, हाँ ये कर सकते हो. तो डिविडेंड इनसे नहीं बांट सकते और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का यहां पे रहेगा. Which of the following is not a feature of bills of exchange? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर बेसिकली क्या रहता है कि आप किसी पर्सन के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं, वो पर्सन उसे एक्सेप्ट कर लेता है और कहते हैं कि हाँ मैं आपकी पेमेंट जो है वो कर देंगे, दे दूंगा. ऑर्डर टू मेक पेमेंट इज कंडीशनल. इट इज एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट, इट शुड बी इन राइटिंग, द मेकर ऑफ द बिल मस्ट साइन इट. तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर आपको एक ऑर्डर देना है दूसरे पर्सन को, राइटिंग में देना है
और आपके जो बना रहा है वो भी साइन करेगा, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो भी इसमें एक्सेप्टेंस अपनी दिखाएगा। और ये जो ऑर्डर होता है इट इज अनकंडीशनल, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा सकते कि बारिश आई तो पैसे दे देना, मेरी शादी हो गई तो पैसे दे देना, ऐसा नहीं है। अनकंडीशनल ऑर्डर हमें देखने को मिलता है और इसीलिए वन वाला जो है वो यहाँ पे हमारा फीचर नहीं है और इसीलिए ऑप्शन वन का आंसर यहाँ पे रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? दे यील्ड बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लंबे समय का फायदा देते हैं। They are debited to profit and loss account. They are incurred for acquiring fixed assets. They increase the earning capacity of the business. तो फिक्स्ड एसेट से जुड़े होते हैं, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, बट पीएनएल में डेबिट नहीं करते, इनको बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं और इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा। द रिबेट ऑन अ बिल शोज दैट, अब बिल ऑफ एक्सचेंज में कई बार आपको देखने को मिलता है कि आपने इस बिल की जो पेमेंट है वो मेच्योरिटी से पहले ही कर दी और इस केस में आपको कुछ कंसेशन मिल जाता है। जो कंसेशन आपको मिल रहा है दैट इज रेफर टू एज दी रिबेट। और प्यारे दोस्तों ये तब मिलेगा जब आपने बिल की पेमेंट कर दी बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी, और ये चीज हमें देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर 2 में और इसीलिए ये आंसर यहाँ पे बनेगी। अब प्रोविजन इज, प्रोविजन क्या है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। देखो एक रिजर्व होता है, एक प्रोविजन होती है जी। प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट लायबिलिटी, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द प्रॉफिट। जो रिजर्व्स होते हैं दे आर एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, बट जो भी प्रोविजंस होते हैं दे आर बेसिकली चार्ज अगेंस्ट दी प्रॉफिट। तो जो भी आप प्रोविजन बना रहे हैं आप उसे प्रॉफिट में से घटाते हैं और फिर आपका जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो यहाँ पे निकल कर आता है और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। Ratio of current assets to current liabilities is 2.5:1. The accountant is interested in maintaining a current ratio of 2:1 by acquiring some current assets on credit. What amount of current assets should be acquired? तो अभी हमारे पास 10 लाख के करंट एसेट्स हैं और 4 लाख की करंट लायबिलिटीज हैं और अभी क्या है, जो अकाउंटेंट है वो चाहते हैं कि कुछ करंट एसेट्स मैं खरीद लूं, जैसे लेट सपोज x रुपीस के करंट एसेट्स खरीद लूं क्रेडिट पे, तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों x से बढ़ जाएंगे और वो रेशियो चाहते हैं कि 2:1 की आ जाए। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपके पता लग जाएगा भैया कितने आपको यहाँ पे करंट एसेट्स खरीदने चाहिए और इससे x की वैल्यू आपकी 2 लाख की निकल कर आ जाएगी कि 2 लाख के करंट एसेट्स खरीद लो क्रेडिट पे, उससे आपकी रेशियो 2:1 की हो जाएगी और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। Which of the following statements is not correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, वो आपसे पूछा जा रहा है जी। Forfeited shares can be reissued. देखो जो आपने शेयर्स फोरफीट किए, जब्त कर लिए, आप उनको रीइश्यू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। A notice of 14 days to shareholders is necessary before forfeiture of shares. तो शेयर को फोरफीट करने से पहले, जब्त करने से पहले शेयर होल्डर को आप नोटिस देंगे 14 दिन का, तो ये भी बिल्कुल सही है। Premium on issue of shares can be used for writing off preliminary expenses. तो हमारा जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है आप उसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, ऐसा अलाउड है कंपनी लॉ के अंदर। Profit on reissue of forfeited shares is transferred to general reserve account. ये चीज हमारी कहीं ना कहीं गलत है बिकॉज दिस प्रॉफिट ऑन री इशू इज अ कैपिटल प्रॉफिट एंड इट हैज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। ड्रॉइंग्स अकाउंट इज, ड्रॉइंग्स अकाउंट की नेचर आपसे पूछी जा रही है जी। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट बेसिकली क्या है, ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या डिनोट करता है कि जो पैसा हमने कैपिटल में से बाहर निकाल लिया। अब कैपिटल अकाउंट क्या है जी, कैपिटल अकाउंट आपके ओनर का अकाउंट है, तो एक पर्सनल अकाउंट की तरह हो गया, किसी पर्सन का अकाउंट है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट भी तो उसी ओनर का ही अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट बताते हैं कितना पैसा बिजनेस में डाला, ड्रॉइंग्स बताता है कितना बिजनेस से निकाला। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट भी उसी ओनर का पर्सनल अकाउंट है, तो इसकी नेचर तो पर्सनल अकाउंट वाली हो गई और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बनेगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट टू कैलकुलेट प्रोविजन ऑन डेटर्स टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कई बार हमें सवाल कहते हैं कि आप कैलकुलेट करिए कि कितना प्रोविजन आपको और बनाना पड़ेगा अपने डेटर्स पे इन रिस्पेक्ट ऑफ द बैड डेट्स, तो वो निकालने के लिए आप क्या क्या चीज यहाँ पे करेंगे। तो आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे हैं, उनके बेसिस पे आपका आंसर अपना निकालना है जी। तो यूजुअली सवाल में आपको कुछ बैड डेट्स की जानकारी दे दी होती है और बोला जाता है कितना प्रोविजन यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड है और इसके बेसिस पे आपको बोला जाता है कि आप कंप्यूट करके बताइए।
देखो जी, यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेशन अपना करने वाले हैं, आप प्रोविजन को लेकर अकाउंट भी बना सकते हैं। जैसे आप एक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अकाउंट जो है वो भी बना सकते हैं। इसमें ओपनिंग बैलेंस में आपकी ओल्ड प्रोविजन आ जाएगी, और इस ओल्ड प्रोविजन के अगेंस्ट आपके पास यहाँ पे जो है, आप जो बैड डेट्स वगैरह हो रहे हैं उनको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। जो बैड डेट्स आपके हुए, कुछ फर्दर बैड डेट्स की जानकारी भी कई बार आपको सवाल में दे दी जाती है, तो वो भी आ जाएंगे। जो न्यू प्रोविजन होगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस बनेगा, और इसके बेसिस पे एक बैलेंसिंग फिगर निकलेगा जो कि आपको बताएगा कि पी एंड एल अकाउंट से आपको कितना चार्ज जो है वो यहाँ पे और करना है। तो ये कैसे आपका निकलेगा, बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन को आप जोड़ दें और माइनस कर दें आपकी ओल्ड प्रोविजन को, इससे ये आपका बैलेंसिंग फिगर जो है यहाँ पे निकल कर आएगा। और ये चीज हमें देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर सी के अंदर, सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकॉर्डिंग टू टेबल ए इज चार्ज्ड एट। तो टेबल ए प्यारे दोस्तों आपको कहते हैं कि जो भी आपके कॉल्स इन एरियर हैं उस पे आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। और ये जो टेबल ए है बेसिकली हमारा कंपनीज एक्ट 1956 का है। कंपनीज एक्ट 2013 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टेबल एफ आ जाता है जी। तो टेबल ए की अगर हम बात करें, पुराने कंपनीज एक्ट की बात करें, तो वहां पे बात करी गई थी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर का रेट जो रहेगा वो 5% पर एनम का रहेगा। बट अभी कंपनीज एक्ट 2013 में जो रेट है वो ज्यादा हो चुका है, बढ़ चुका है। तो टेबल एफ के अकॉर्डिंग कितना रेट है ये आपको चेक करना है और आपको बताना है। फिलहाल आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो रहेगा। चलिए, तो अब सवाल है, इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट दैट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर द ट्रेडर डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ रुपीज 5,000 एज फ्री सैंपल्स while preparing final accounts this will be shown in। तो अभी क्या है जी, आपने 5,000 रुपए का सामान फ्री सैंपल की तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। अब फाइनल अकाउंट्स में उसे किस तरीके से आप यहाँ पे शो करने वाले हैं जी। देखो जी, ये जो आपने सामान फ्री सैंपल के फॉर्म में दे दिया, इसे आपने नहीं बेचा, बट आपको ट्रेडिंग अकाउंट में अपने परचेज में से तो लेस करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सामान अब आपके पास नहीं है। तो इसकी एंट्री बेसिकली आप क्या करते हैं, ये बेसिकली एंट्री रहती है एडवर्टीजमेंट डेबिट टू परचेजेस या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। तो परचेजेस में से लेस कर देते हैं और एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा है वो बेसिकली आपके पी एंड एल अकाउंट में भी आ जाता है। तो ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी एडजस्टमेंट होती है परचेजेस से, और पी एंड एल अकाउंट में भी एज एन बिजनेस एक्सपेंस आपको ये देखने को मिल जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, ऑन 31st March टोटल डेटर्स आर रुपीज 25,000, bad debts to be written off are rupees 1,000. So if rate of discount on debtors is 2% and rate of provision for bad debts is 5%, then the amount of discount on debtors will be। तो टोटल डेटर्स हमारे पास हैं 25,000 के, इसमें से 1,000 जो हैं वो तो अभी आपके बैड डेट्स हो गए, उनको राइट ऑफ करते हैं। 24,000 के बाकी डेटर्स बचे। अब आप पहले बताइए, इस पे डिस्काउंट का प्रोविजन बनाएं या फिर पहले बैड डेट्स का प्रोविजन बनाएं। अब पहले आप बैड डेट्स का प्रोविजन बनाएंगे क्योंकि जो बैड हो गए उस पर तो डिस्काउंट का कोई सवाल ही नहीं है। जो डेटर्स आपके गुड हैं वही तो डिस्काउंट आपसे मांगेंगे। जो पूरे के पूरे पैसे ही नहीं दे रहा, जो बैड हो गया, उसमें तो क्या डिस्काउंट हुआ, उसमें तो सारा का सारा पैसे ही डूब गया। तो पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रिएट कीजिए 5%, 24,000 का, दिस इज गोइंग टू बी 1,200। अब बचे कितने, बचे आपके पास ये 22,800, और इस पे आप जो है 2% का प्रोविजन क्रिएट करेंगे डिस्काउंट के लिए। एंड ये 2% अगर आप करेंगे, दिस इज गोइंग टू कम आउट टू 456, और करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हमारे पास बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए, यहाँ पे सवाल है, कलेक्शन फ्रॉम दी डेटर्स करंट रेशो पे क्या इफेक्ट यहाँ पे आने वाला है। तो करंट रेशो, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो अगर आप डेटर से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं तो आपका एक करंट एसेट कैश जो है वो बढ़ रहा है, बट उसी अमाउंट से डेटर्स जो आपका दूसरा करंट एसेट है वो घट रहा है। तो अल्टीमेटली करंट एसेट्स पे कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, तो करंट रेशो पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो इट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी इफेक्ट ऑन द करंट रेशो। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है हमारे पास, डेटर्स दिए हुए जी 40,000 के, बिल रिसीवेबल दिए हुए 20,000 के, क्रेडिट सेल है 2,50,000 की, और सेल्स रिटर्न है जी 10,000 का। बिल पेबल आपको 10,000 के बता रखे हैं। आपको निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, और सारे ऑप्शंस आपको मंथ्स में दिए हुए हैं।
तो अगर मंथ्स में आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना हो तो इसका फॉर्मूला रहेगा 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशो। अब डेटर टर्नओवर रेशो कैसे निकालेंगे? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय योर डेटर्स या फिर बिल रिसीवेबल। तो क्रेडिट सेल 2,50,000 है, 10,000 सेल रिटर्न हो गया तो नेट क्रेडिट सेल 2,40,000 की बनी। और हमारे पास जो डेटर्स हैं जी, अब कोई ओपनिंग क्लोजिंग का तो डाटा दे नहीं रखा है जो एवरेज निकाले, तो जो दे रखा है उसी को ले लेते हैं। डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों को ऐड करते हैं, 60,000 आया। डेटर टर्नओवर रेशो हमारे पास 4 टाइम्स निकल कर आया। अरे ये बिल पेबल 10,000 जो दे रखा था इसका तो हमने कुछ किया ही नहीं, क्या हमने कुछ गलती करी, क्या गड़बड़ करी? नहीं, बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि जो बिल पेबल है ये आपका क्रेडिटर्स वाला जो आप रेशो निकालते हैं पेमेंट का, उसमें आप कंसीडर कर सकते हैं, बट अभी डेटर्स में तो ये नहीं आएगा। डेटर टर्नओवर रेशो 4 टाइम्स है तो 12 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 3 मंथ्स जो है ना वो आपके पास आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो अब सवाल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मींस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या मतलब होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि आप अपनी ब्रेक इवन सेल से कितना ज्यादा बेच रहे हैं। आपकी ब्रेक इवन सेल्स है 1 लाख की, बट आप 2 लाख की सेल कर रहे हैं, तो 1 लाख आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। यानी कि अभी इतने सेफ आप चल रहे हैं कि 1 लाख रुपए से सेल डाउन भी हो जाए तब भी आप लॉस में नहीं जाएंगे। तो दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बनेगा। A company buys 8,000 units of an item for its annual requirement. Each unit cost rupees 10. Ordering cost per order is rupees 30 and carrying cost is 7.5% of the average inventory per year. The economic order quantity will be. तो यहाँ पे बेसिकली आपको EOQ निकालने हैं जी, और EOQ निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए, 2AO डिवाइडेड बाय C का अंडर रूट, जिसमें A जो है वो है आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट जो आपको ऑलरेडी सवाल में 8,000 की दे रखी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है आपके पास ₹30 की। कैरिंग कॉस्ट यानी कि अगर हम सी की बात करें जी, तो कैरिंग कॉस्ट हमारे पास है 7.5% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री। तो 7.5% आपको दे रखी है जी, बट 7.5% किसका? इस 10 रुपीज का आपको करना पड़ेगा। कैरिंग कॉस्ट हमेशा आपकी पर यूनिट पर एनम होती है, तो पर एनम तो हमें दे रखी है, पर यूनिट करने के लिए इसे 10 रुपीज से मल्टीप्लाई यहाँ पे हमें जो है वो करना पड़ेगा, और इस टोटल का अंडर रूट आपको जो है वो भी करना पड़ेगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों। सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर है वो आप निकालेंगे। तो आइए फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। और अगर हम इसे कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास, आप इसे सॉल्व करेंगे तो 6,40,000 का अंडर रूट यहाँ पे निकल कर आएगा, और ये चीज बेसिकली आपकी बनेगी 800 यूनिट्स की। तो EOQ जो है वो हमारे पास निकल कर आएगा 800, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर यहाँ पे बनेगा। A cost that remains constant per unit but changes with the volume of output is called. तो ऐसी कौन सी कॉस्ट है पर यूनिट तो सेम रहेगी? जैसे अगर मैं बात करूं 10 रुपीज पर यूनिट है, तो हर एक यूनिट पे ये 10 रुपए की कॉस्ट जो है वो इनकर होगी, बट जैसे जैसे आप वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बढ़ाओगे तो ये बढ़ती चली जाएगी। तो 10 पर यूनिट है, 100 यूनिट्स पे कितनी होगी? 1,000 होगी। और अगर मैं 200 यूनिट्स बना रहा हूं तो ये बढ़ जाएगी, बढ़ के 2,000 हो जाएगी। तो बेसिकली हम बात यहाँ पे कर रहे हैं हमारी वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट आपकी पर यूनिट जो है वो सेम रहती है, बट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंज होता है तो ये आपकी चेंज होती रहती है। और करेक्ट आंसर इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी का प्यारे दोस्तों बनेगा। On the admission of a new partner, if the partner prepares, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आप एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं और एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन तो कर रहे हैं, बट अकाउंट्स में कोई चेंज नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू के बेसिस पे जो एडजस्टमेंट है वो तो किताबों में की जाए, बट आप अपने अकाउंट्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि किताबों में तो एसेट लायबिलिटी वही वैल्यू पे दिखे, बट आपकी एडजस्टमेंट भी हो जाए। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट एडजस्टमेंट करनी पड़ती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू, और उसके लिए बनाना पड़ता है आपको मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसके आपको 2 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। ऊपर वाला पार्ट नॉर्मल रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरह होता है, और नीचे वाले पार्ट में सारी एंट्रीज आपकी जो है रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है, और इसका नेट इफेक्ट निकल कर आता है एक एडजस्टमेंट एंट्री, जिसमें जो भी एसेट लायबिलिटी का वैल्यूएशन का
गेन लॉस होगा वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है। और करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट रिजल्ट इन टू फ्लो ऑफ कैश, इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन से कैश का फ्लो नहीं होगा? रिडम्पशन ऑफ 8% डिबेंचर्स, इससे तो कैश की पेमेंट होगी। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख के, इससे भी कैश की जो इनफ्लो है वो यहाँ पे होगी। सेल ऑफ प्लांट, इससे भी कैश का इनफ्लो होगा। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो आपने कैश को बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ये कैश फ्लो नहीं है, क्योंकि ये कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के बीच में ही यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन जो है वो कर रहे हो। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। Fool Singh's capital on 1st April 2021 was rupees 90,000. Information regarding 21-22 is as under. आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, ड्राइंग्स दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। आपको फूल सिंह की कैपिटल निकालनी है 31 मार्च 2022 को। ओपनिंग कैपिटल आपको दे दी, क्लोजिंग निकालनी है। ओपनिंग कैपिटल 90,000 की है, इसमें ये सारी एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसमें से कम होगा, कैपिटल को कम करेगा। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैपिटल में ऐड होगा, बढ़ाएगा। ड्राइंग्स आपके कैपिटल में से कम होंगे, प्रॉफिट आपके कैपिटल में ऐड होगा। ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद अगर आप निकालेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 86,000 आपका यहां पे निकल कर आएगा जी। और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास जो यहां पे बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। गिवन इंफॉर्मेशन, आपको सेल्स दे रखी है, रिटर्न इनवर्ड दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। आपको स्टॉक टर्नओवर रेशो यहां पे कंप्यूट करनी है जी। तो देखो सेल्स में से सेल्स रिटर्न आप निकालोगे तो आपकी नेट सेल्स आपको पता लग गई कितने की, 4 लाख की है। ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख का है, तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दोगे, दिस वुड गिव यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अभी आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए और इसे डिवाइड करना है एवरेज स्टॉक से। ये दो चीजें आपको चाहिए रहती हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो पता लग गया, अब एवरेज स्टॉक चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 है और बताया कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना हो गया, 80,000 का होगा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज निकालो जी, 120 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 1 लाख निकल कर आएगा। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये आपका स्टॉक टर्नओवर रेशो है, यानी कि 3 टाइम्स आपका निकल कर आएगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। According to which accounting concept income tax paid by the proprietor is debited to drawings account? देखो जी, जो प्रोप्राइटर ने इनकम टैक्स की पेमेंट करी, हम यहाँ पे उसे बिजनेस का खर्चा नहीं मानते, उसे प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा मानते हैं। पर्सनल खर्चा क्यों मानते हैं? क्योंकि हम कहते हैं कि बिजनेस और उसको चलाने वाला प्रोप्राइटर दोनों अलग अलग हैं। और ये कंसेप्ट आपका कौन सा है बताइए? गोइंग कंसर्न, प्रूडेंस एक्रूवल या बिजनेस एंटिटी। एंड दिस इज क्लियरली अ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का यहां पे रहेगा। Machinery of the book value of rupees 15,000 was sold for rupees 15,000 and new machine was purchased for rupees 10,000 and cartage of rupees 250 was paid for machine. Compute the amount of capital expenditure. तो आपने पुरानी बेच दी, नई खरीदी है 10,000 की, और उसके ऊपर 250 का जो है आपने कार्टेज भी पे किया हुआ है जी। तो जो नई मशीनरी खरीदी वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और उसके इंस्टॉलेशन को, कार्टेज को लेकर जो खर्चा है वो भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। सो 10,250 इज गोइंग टू बी द कैपिटल एक्सपेंडिचर। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर द एंट्रीज फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स टू लेजर इज नोन एज। देखो हमारी जो जर्नल बनाई जाती है उससे आप लेजर में जो अपनी एंट्रीज को ट्रांसफर करते हो, इसे बोला जाता है लेजर पोस्टिंग, इसे लेजर पोस्टिंग बोला जाता है। और इसीलिए करेक्ट आंसर की अगर हम यहां पे बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 31 मार्च 2021 को लैंड का बैलेंस है 20 लाख, 31 मार्च 2022 को रह गया 16 लाख, कम हो गया। लैंड वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 3,20,000। तो ऐसे केस में बेटर रहते एक लैंड का ना अकाउंट बना लो। इसमें आपका ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है जी कितना, 20 लाख का। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 16 लाख का। अब लैंड को बेचा हमने प्रॉफिट पे,
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पे जा रहा होगा 3,20,000। बैलेंसिंग फिगर जो यहां पे निकल कर आएगा, ये डिनोट करेगा लैंड को बेच के कितने पैसे मिले। लैंड को बेच के आपको मिले हैं 7,20,000 रुपए, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे जो आपका बनेगा, इट इज गोइंग टू बी एन इनफ्लो ऑफ 7,20,000। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। Raju, Jagveer, and Devender are partners sharing profits in the ratio of 7:5:4. Devender retires on 30th June 2022. It was decided to value the goodwill on the basis of 3 years purchase of the average profits of the last 5 years, which are 59,200, 57,400, 57,800, 48,000 and 53,600. आपको देवेंद्र शेयर ऑफ गुडविल यहां पे बताने जी। तो सबसे पहले तो आपको जो पिछले 5 सालों की प्रॉफिट्स दे रखे हैं उनका एवरेज निकालना है जी, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, तो गुडविल की वैल्यू निकल कर आएगी। तो आप इन सभी को ऐड कर लीजिए, 59,200 प्लस 57,400 प्लस 57,800 प्लस 48,000 प्लस 53,600। तो अगर आप इन सबको ऐड कर लेंगे तो इट वुड कम आउट टू 2,76,000, और ये 5 सालों के प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो इट वुड कम आउट टू 55,200। तो ये आपके एवरेज प्रॉफिट्स आ गए। अब गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3, क्योंकि 3 इयर्स परचेज के बेसिस पे निकालनी है जी। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इट वुड कम आउट टू 1,65,600। अभी आपको इसमें किसका शेयर निकालना है, देवेंद्र का जो शेयर है वो निकालना है। तो देवेंद्र की कितनी हिस्सेदारी है जी फर्म के अंदर, तो देवेंद्र की जो है ना वो 7:5:4 है, और ये 4 वाली हिस्सेदारी इसकी है। तो 4 डिवाइडेड बाय आपका ये 7 प्लस 5 प्लस 4 ये हो गया 16। तो 1/4 हिस्सेदारी इसकी है। तो 165,600 डिवाइडेड बाय 4 अगर आप करेंगे तो इट वुड कम आउट टू 41,400। तो ये आपका देवेंद्र का शेयर बनेगा। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। Anil, Bijender and Charu are equal partners in a firm having capital of 60,000, 40,000 and 20,000 respectively on 31st March 2022. On the same day, Bijender retires and took away an unrecorded computer of rupees 12,000. Calculate the balance amount which shall be paid to Bijender on his retirement. अब ये 3 पार्टनर्स है जी। अब विजेंद्र की जो कैपिटल है वैसे तो 40,000 की है, बट अभी क्या बोल रहे हैं कि विजेंद्र रिटायर हुआ और उसने 12,000 का एक तो कंप्यूटर ले लिया, और कंप्यूटर में मजे की बात ये इट वाज अनरिकॉर्डेड। तो जनाब पहले तो इस कंप्यूटर को किताबों में रिकॉर्ड करते हैं, है ना, किताबों में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब देखो जी, कंप्यूटर रिकॉर्ड होगा तो एक एसेट तो बढ़ेगा, और दूसरी तरफ हमें भी क्रेडिट भी किसी को देना पड़ेगा। क्रेडिट आप किसको देंगे, क्रेडिट आप अपने तीनों पार्टनर्स को यहाँ पे बराबर बराबर से दे देंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं ना। जैसे आप मान लीजिए छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, इसके अंदर यहाँ पे आ गया बाय कंप्यूटर। तो एक कंप्यूटर को आपने रिकॉर्ड कर लिया 12,000 की, ये प्रॉफिट हो गया, और ये प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में आपने अनिल, विजेंद्र और चारों में बराबर बराबर बांट देंगे, क्योंकि लिखा हुआ है कि दे आर इक्वल पार्टनर्स। तो 4,000, 4,000 और 4,000। अभी ये 4,000 अगर विजेंद्र की कैपिटल में जुड़ जाएगा, 40 में 4,000 जुड़ जाएगा, तो उसकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 44,000 हो गई। तो 44,000 की पेमेंट उसको रिटायरमेंट पे होनी थी। 12,000 का कंप्यूटर उठा के ले गया, तो 12,000 यहां से माइनस कर दीजिए, बैलेंस 32,000 जो है उसकी पेमेंट अभी हमें करनी है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, 32,000। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन, जिसमें हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हुई होगी और आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, और ऐसे और सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।